हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 21 दिसंबर 2024 और 21 दिसंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का पूरा क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, नवंबर 2024 में WPI आधारित मुद्रास्फीति दर क्या थी? What was the WPI based inflation rate in November 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 2.40%, सेकेंड ऑप्शन है 1.89%, थर्ड ऑप्शन है 2.10%, फोर्थ ऑप्शन है 1.29%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नवंबर 2024 में WPI आधारित मुद्रास्फीति दर क्या थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1.89%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2024 में 3 महीने के निचले स्तर 1.89% पर पहुंच जाएगी, जो अक्टूबर 2024 में 2.4% दर्ज की गई थी। थोक मूल्य सूचकांक में यह गिरावट मुख्य रूप से प्राथमिक खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी के कारण हुई, जो अक्टूबर 2024 में 13.54% की तुलना में नवंबर 2024 में 8.63% तक कम हो गई। अप्रैल नवंबर 2024 की अवधि के लिए थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 2.1% रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1.29% की गिरावट आई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। राम मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जा रहा है? द राम टेम्पल प्रोजेक्ट ऑफ द श्री राम जन्मभूमि टेम्पल इन अयोध्या हैज बीन अवॉर्डेड द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर बाय द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल। What material is primarily begin used to build the Ram temple? फर्स्ट ऑप्शन है रेड सैंडस्टोन फ्रॉम आगरा, सेकेंड ऑप्शन है बंसी पहाड़पुर स्टोन फ्रॉम राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है ग्रेनाइट फ्रॉम तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है व्हाइट मार्बल फ्रॉम मकराना। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी बंसी पहाड़पुर स्टोन फ्रॉम राजस्थान। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सुरक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक था और ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल अपने ऑडिट के दौरान सुरक्षा प्रक्रियाओं, प्रथाओं और साइट पर होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करती है और केवल 5 सितारा मूल्यांकन प्राप्त करने वाले ही स्क्वाड ऑफ ऑनर पुरस्कार के लिए पात्र होते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत का कौन सा हवाई अड्डा 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? विच एयरपोर्ट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू कनेक्ट 150 डेस्टिनेशंस? फर्स्ट ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। सेकेंड ऑप्शन है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। थर्ड ऑप्शन है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फोर्थ ऑप्शन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। बताइएगा दोस्तों, भारत का कौन सा हवाई अड्डा 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नई दिल्ली हवाई अड्डा 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। उल्लेखनीय है कि डायल नई दिल्ली में IGI हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन करता है। DIAL के अनुसार थाई एयर एशिया एक्स ने दिल्ली और बैंकॉक डॉन मुआंग के बीच सीधी उड़ानें शुरू की, जो दिल्ली हवाई अड्डे से जुड़ा 150वां गंतव्य है। भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा बड़े आकार के विमानों को शामिल किए जाने से दिल्ली हवाई अड्डा एक सुपर कनेक्ट हब में तब्दील हो जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय और लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक अग्रणी विकल्प के रूप में इसकी स्थिति मजबूत होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वॉन दी गोल्ड मेडल इन द वोमेन्स 25 मीटर पिस्टल फाइनल एट दी 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप? फर्स्ट ऑप्शन है सिमरनप्रीत कौर बाराड़ ने। सेकेंड ऑप्शन है राही सरनोबत ने। थर्ड ऑप्शन है रिया शिशिर धट्टे ने। फोर्थ ऑप्शन है मनु भाकर ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक किसने जीता? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिया शिशिर धट्टे ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। निशानेबाजी में औरंगाबाद की रिया शिशिर धट्टे ने नई दिल्ली में 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने पंजाब की सिमरनप्रीत कौर बराड़ को शूट ऑफ में 7-2 से हराया, जब दोनों 5 शॉट के निर्णायक गेम की 8 सीरीज में 31 हिट पर बराबरी पर थे। यह रिया का पहला सीनियर राष्ट्रीय खिताब है। ओलंपियन और पूर्व एशियाई खेलों की चैंपियन राही सरनोबत 25 हिट के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस संस्थान ने रसद से संबंधित शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच इंस्टीट्यूशन हैज साइंड एन MOU विद द इंडियन नेवी फॉर लॉजिस्टिक्स रिलेटेड एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग? फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकेंड ऑप्शन है नेशनल डिफेंस एकेडमी। थर्ड ऑप्शन है गति शक्ति विश्वविद्यालय। फोर्थ ऑप्शन है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। बताइएगा दोस्तों, किस संस्थान ने रसद से संबंधित शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गति शक्ति विश्वविद्यालय। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा ने नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय नौसेना के लिए रसद संबंधी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ाना है। यह सहयोग आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, मल्टी मॉडल परिवहन और रसद में स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करके भारतीय नौसेना के रसद ढांचे को मजबूत करने के लिए तैयार है। यह पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 और राष्ट्रीय रसद नीति 2022 जैसी राष्ट्रीय विकास पहलों के साथ भी संरेखित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस टीम ने पहला वार्डनर कप 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीता? विच टीम वॉन दी इनॉग्रेरल वार्डनर कप 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट? फर्स्ट ऑप्शन है टीम वर्ल्ड, सेकंड ऑप्शन है टीम यूरोप, थर्ड ऑप्शन है टीम एशिया, फोर्थ ऑप्शन है टीम अमेरिका। बताइएगा फ्रेंड्स, किस टीम ने पहला वार्डनर कप 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टीम एशिया ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टीम एशिया ने टीम वर्ल्ड को 14-10 से हराकर पहला वार्डनर कप 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीता। मनिका बत्रा टीम एशिया टीम में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी। विश्व की 25वीं वरीयता प्राप्त मनिका बत्रा वार्डनर कप में अपने एकल और युगल मैच हार गईं। वह अपना एकल मैच प्यूरो रिको की एड्रियाना डियाज से हार गईं। युगल में उन्होंने दक्षिण कोरिया की सिन यूबिन के साथ जोड़ी बनाई, लेकिन एड्रियाना डियाज और रोमानिया की बर्नाडेट स्टोक्स की जोड़ी के खिलाफ मैच हार गईं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, संसद में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय वाणिज्यिक बैंकों ने 2014-15 और 2023-24 वित्तीय वर्षों के बीच 12.3 लाख करोड़ रुपए के ऋण माफ किए। 10 साल की अवधि के दौरान किस बैंक ने सबसे अधिक ऋण माफ किए? इंडियन कमर्शियल बैंक्स रोट ऑफ रेट 12.3 lakh crore in loans between the 2014 to 2015 and 2023 to 2024 financial years, according to government data presented in parliament. Which bank had the highest loan write-off during the 10-year period? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सेकंड ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, थर्ड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। संसद में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय वाणिज्यिक बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2014 से 2015 और 2023 से 2024 के बीच 12.3 लाख करोड़ रुपए के ऋण माफ किए। पिछले 5 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। एसेट क्वालिटी समीक्षा के बाद वित्त वर्ष 19 में राइट ऑफ 2.4 लाख करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 24 में यह घटकर 1.7 लाख करोड़ रुपए रह गया, जो कुल बकाया बैंक ऋण का 1% है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के पास नए ऋणों का 51% हिस्सा है, जो वित्त वर्ष 23 में 54% से कम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उच्च मूल्य की खरीदारी को सरल बनाने के लिए लेजी पे द्वारा लॉन्च की गई नई सुविधा का नाम क्या है? What is the name of the new feature launched by LazyPay to simplify high value purchases?
फर्स्ट ऑप्शन है लेजी पे क्रेडिट, सेकेंड ऑप्शन है लेजी पे EMI, थर्ड ऑप्शन है लेजी पे वॉलेट, फोर्थ ऑप्शन है लेजी पे प्लस। बताइएगा दोस्तों, उच्च मूल्य की खरीदारी को सरल बनाने के लिए लेजी पे द्वारा लॉन्च की गई नई सुविधा का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लेजी पे EMI। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पेयू की अग्रणी डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी लेजी पे ने अपने साझेदार ऋणदाता पेयू फाइनेंस के साथ साझेदारी में लेजी पे EMI लॉन्च की है। यह अभिनव समाधान पूरे भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च मूल्य वाली ऑनलाइन खरीदारी को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता को समाप्त करके यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को अपनी खरीदारी के वित्त पोषण के लिए एक परेशानी मुक्त तरीका प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, RBL बैंक के MD और CEO के रूप में किसे 3 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? Who has been reappointed as the MD and CEO of RBL Bank for 3 years? फर्स्ट ऑप्शन है श्याम श्रीनिवासन, सेकेंड ऑप्शन है R सुब्रमण्य कुमार, थर्ड ऑप्शन है प्रशांत कुमार, फोर्थ ऑप्शन है अमिताभ चौधरी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, RBL बैंक के MD और CEO के रूप में किसे 3 साल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, R सुब्रमण्य कुमार को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। RBL बैंक के निदेशक मंडल ने 23 जून 2025 से प्रभावी 3 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए R सुब्रमण्य कुमार को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनः नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। यह पुनर्नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है। बैंक ने पुष्टि की है कि वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1935 की धारा 35B के तहत RBI को आवेदन प्रस्तुत करके विनियामक अनुमोदन प्राप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024 में विश्व स्तर पर सबसे अधिक खोजा जाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन था? हु वॉज द मोस्ट सर्च्ड इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ग्लोबली इन 2024? फर्स्ट ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, सेकेंड ऑप्शन है विराट कोहली, थर्ड ऑप्शन है रोहित शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है KL राहुल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 2024 में विश्व स्तर पर सबसे अधिक खोजा जाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हार्दिक पांड्या। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। गूगल ईयर इन सर्च 2024 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले खिलाड़ियों में 7वें स्थान पर हैं। यह हार्दिक पांड्या के लिए करियर को परिभाषित करने वाला वर्ष रहा है, जिन्होंने कुछ ही महीनों में खेल के चरम उतार चढ़ाव का अनुभव किया। T20 विश्व कप से पहले भारत में IPL सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग सर्च रहा। ओलंपिक 5वें, प्रो कबड्डी लीग 9वें और इंडियन सुपर लीग 10वें अन्य खेल आयोजन थे, जो शीर्ष 10 ओवरऑल ट्रेंड में मौजूद थे। ठीक है दोस्तों,
आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।